हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 1 जो कर रहे हैं मॉड्यूल डी, उसका चैप्टर 6 है, यूनिट 6 करेंगे, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट्स एंड मार्केट डायनामिक्स। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। क्या है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? देखिए, जैसे जैसे ओवरऑल वर्ल्ड में इकोनॉमी बूम कर रही है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, उस तरह से क्या हो गया है कि इंडिया और उसके आसपास जो अन्य उसके आसपास से उससे दूर भी जो भी इकोनॉमीज़ हैं, उन सब का आपस में जुड़ा होना, इंटीग्रेट होना बहुत आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो दुनिया के अलग अलग क्षेत्र से जब इकोनॉमीज आपस में जुड़ेंगी तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये जो अन्य कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड की, जो कि जिसमें अप्स एंड डाउन्स आने से इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ता है या इंडिया में अप एंड डाउन उन पे इम्पैक्ट करता है, अगर ये सब आपस में जुड़े रहेंगे तो इनको बेहतर तरीके से कंट्रोल मतलब मैनेज किया जा सकेगा। इकोनॉमीज़ की कपलिंग, कपलिंग ऑफ इकोनॉमीज़ का मतलब क्या है? बेसिकली ये डिस्टर्बेंस जो भी स्प्रेड है वो सब में फैल जाता है। मतलब अगर सपोज जैसे यूएस में कोई चेंजेस आए अगर उसमें मॉनेटरी पॉलिसी के रेट में, तो ऑब्वियस सी बात है उसका इंडिया, चाइना, यूरोप, हर जगह उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं जो स्प्रेड जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको बोलते हैं कंटेजियन इफेक्ट, मतलब एक से दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ना। जो इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है बेसिकली वो एक प्रोसेस है जिनमें अलग अलग मार्केट्स को यूनिफाई कर दिया जाता है, जिससे कि जो रिटर्न्स हैं वो रिस्क एडजस्टेड हो सकें और साथ ही साथ जो सेम मैच्योरिटी है अलग अलग असेट्स की अलग अलग मार्केट में, वो भी इम्पैक्ट अच्छा दे सकें। जो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन है बेसिकली वो एक तरह से ऐसा है जिससे कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो बिना किसी रोक टोक के हर एक मार्केट सेगमेंट में प्ले कर सकें। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स जो है पूरे दुनिया भर में जो फैली हुई हैं, उनमें इंटीग्रेशन होने से क्या है, जो बाउंड्रीज मतलब जो एक देश दूसरे जो बॉर्डर्स हैं उनका जो रेगुलेशन है वो ख़त्म होता है और डी रेगुलेशन को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि इकोनॉमी बेहतर बूम कर सके और ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन में हेल्प मिल सके। क्या रीज़न है इंटरकनेक्टेडनेस का? जो इंटर रीजन जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं? जो कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा मोबाइल बन चुकी है अलग अलग। क्योंकि ऑनलाइन के ट्रांजेक्शन के चक्कर में अब आज के डेट में आपको पैसा लेके एक देश से दूसरे देश नहीं आना, आप सिर्फ उसका मोबाइल तरीके से, यानी कि उसको आप इंटरनेट के थ्रू इधर से उधर भेज सकते हैं। तो जो दे जैसे पहले आप आज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता था तो उसके हार्ड कॉपी मिलता था, फिर जो डीमैट आ गया, अब क्या है आज के डेट में अगर मान लीजिए FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडिया में कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, उन्हें लगा कि इंडिया में कुछ ट्रबल आ रहा है या कुछ टर्बुलेंस है, तो उन्होंने यहाँ से पैसा निकाल लिया और कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। ये पैसा निकालना कहीं और इन्वेस्ट करना उनके लिए चुटकियों की बात है, 2 मिनट में ये काम कर लेते हैं। तो क्या हो गया है कि सारे की सारी जो नेशनल बाउंड्रीज हैं वो इस चक्कर में अब बची नहीं है पैसे के मामले में। तो इसीलिए इनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है जिससे कि जो डोमेस्टिक सेविंग्स वगैरह हैं उनको सप्लीमेंट में मिल सके, साथ ही साथ जो इंटरनेशनली रिलायंस नहीं जो रिलाई किया जा रहा है उसमें एडवांटेज मिल सके। जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह में, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, वो सब क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी और जो फंड्स की है उसको बढ़ावा देते हैं। ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क है जो मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें कि ये इम्फेसिस है कि भाई जो क्वांटिटेटिव कंट्रोल है प्राइस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स पे शॉर्ट टर्म पॉलिसी रेट संबंधित, उस पर इम्पैक्ट आ सके। हार्मोनाइजेशन किया जा रहा है प्रूडेंशियल रेगुलेशंस का, मतलब प्रूडेंशियल मतलब पहले से ही सावधानी रखी जाए, और ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस में लाया जा रहा है जिससे कि एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स हो सके और जो एनवायरनमेंट हो सबके लिए सेफ क्रिएट हो। ठीक है, इसीलिए इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंटर कनेक्टेडनेस जो है फाइनेंशियल मार्केट की उनके लिए? जो मार्केट हैं वो एक स्टैंड अलोन बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। अगर वो आपस में इंटरकनेक्टेड है तो वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अदरवाइज वो स्टैंड अलोन अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टैंड अलोन में उनको नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, इंटरकनेक्टेड में उनको फ़ायदा होता है। तो इसमें क्या है, जब इंटरकनेक्टेड होते हैं तो उनमें जो आपस में आर्बिट्रेशन वगैरह है वो बेहतर हो जाता है, मतलब कहीं का लॉस तो कहीं का फ़ायदा, प्लस कोई अगर डिस्प्यूट है तो वो भी बेहतर क्लियर हो जाता है क्योंकि पहले से ही इंटरकनेक्टेड है। कुछ अन्य पॉइंट्स बताए गए हैं मार्केट इंटीग्रेशन रिलेटेड, वो क्या है? जो मार्केट इंटीग्रेशन है वो बेसिकली जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, जो इंपॉर्टेंट प्राइस सिग्नल्स हैं उनको वो ईजिली कंट्यूट कर पाते हैं।
ये इंटरकनेक्टेड जो मार्केट्स होती हैं उसमें जो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो बहुत एफिशिएंटली काम करती हैं और डोमेस्टिक सेविंग को प्रमोट करती हैं और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती हैं। जो कंपटीशन उसको बढ़ावा मिलता है, एफिशिएंसी जो होती है इंटरमीडिएट्स की वो बढ़ जाती है, इनोवेशंस बढ़ते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव इंटरमीडिएशन होता है, साथ ही साथ जो मार्केट डिसिप्लिन है और जो इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको ईजिली और इफेक्टिवली अडॉप्ट किया जाता है और बड़े ही कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में अडॉप्ट किया जाता है। भाई आप अगर सिर्फ अपने घर पे इंटरनेट लगवाएंगे तो आपको पूरा टावर सेटअप करवाना है, ठीक है, तो आपको कितना महंगा पड़ जाएगा, लाखों में पड़ेगा जाकर के। लेकिन क्योंकि शहर में या आपके एरिया में या आपके मोहल्ले में आपकी कॉलोनी में हर कोई इंटरनेट ले रहा है तो वहाँ पर एक टावर सेट है, तो वो जो कॉस्ट है वो बट गई ना सबके बीच, तो आपको इसी तो 500-600 रुपये में इंटरनेट मिल रहा है। समझ गए ना, मतलब ये वाईफाई की, मतलब मैं घर पे उसकी बात कर रहा हूँ, ब्रॉडबैंड की एक एग्जाम्पल दिया मैंने। उसी तरह से मार्केट में भी काम होता है। अगर ग्लोबली सारी कंपनी सारे कंट्रीज जुड़ी रहेंगी तो उस केस में जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी किसी भी इक्विपमेंट की, किसी भी हार्डवेयर की। जो डिफरेंट लेवल ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन क्या क्या होते हैं, एक तो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होता है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट्स जो हैं वो क्लोजली इंटीग्रेट करी जाती हैं, इंटरमीडियरीज जो हैं वो ऑपरेट करते हैं इसमें। और डोमेस्टिक मार्केट इंटीग्रेट करने का क्या मतलब हो गया, मतलब जो कमर्शियल बैंक है वो सेविंग और लोन मार्केट दोनों में काम कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ही तो है। सपोज आप ऐसा समझ लीजिए कि कुछ बैंक ऐसे हों जो सिर्फ डिपॉजिट लें और कुछ बैंक ऐसे हों जो सिर्फ और सिर्फ लोन बांटें, तो इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन जो बैंक आप एक तरफ सेविंग भी ले रहा है और एडवांस भी बांट रहा है, मतलब लोन भी बांट रहा है, तो क्या हो गया, एक तरह से मार्केट का इंटीग्रेशन हो गया कि पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन ये क्या है, ये इसका मतलब है कि डोमेस्टिक मार्केट्स जो हैं वो फ्री क्रॉस बॉर्डर फ्लो के हिसाब से कैपिटल और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ओपन कर दी जाती हैं, ठीक है। और उसमें क्या है, जो टैक्सेस हैं उनको विदहोल्ड कर लिया जाता है और कंट्रोल जो है वो ओवरऑल पूरे मार्केट के पास होता है। रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन क्या है, ये बेसिकली किसी भी गिवन रीजन के बीच में किया जाता है। सपोज इंडिया जैसे है, अगर वो साउथ एशिया के साथ कर ले, मतलब इंडिया ने आपका मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन सब की, या श्रीलंका, इन सबको, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सबको लेकर के अगर कोई कॉर्पोरेशन बना लिया तो उसको क्या बोलेंगे, रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। तो डोमेस्टिक विद इन द कंट्री, ग्लोबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और रीजनल मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, पर्टिकुलर रीजन है, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया लेकर के अगर इंटीग्रेशन बनाया तो उसको बोलेंगे रीजनल। इसका एक एग्जांपल एशियन क्लियरिंग यूनियन। एशियन क्लियरिंग यूनियन एक तरह का पेमेंट अरेंजमेंट है जो कि इंटर रीजनल ट्रांजैक्शंस सेंट्रल बैंक और नेट और जो मल्टीलेटरल वो जो बैंक्स हैं उनके भी मल्टीलेटरल बेसिस पर सेटल करता है। एशियन क्लियरिंग यूनियन ये सिर्फ एशिया में डील कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे क्या होगा, जो पेमेंट्स हैं वो मेंबर कंट्रीज़ के बीच एलिजिबल ट्रांजेक्शन ईजिली ऑपरेट हो पाएंगे। जो इससे क्या है कि ये 1930 में बनाया गया था, इन्होंने बताया है कब बनाया गया था, जब फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हो गई थी, जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स थे वो उसका ब्रेकडाउन हो गया था, साथ ही साथ इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट ब्रेकडाउन हो गया था। तो गवर्नमेंट ने ये एशियन क्लियरिंग यूनियन का स्थापना करी थी। इसका जो मेन जो इनिशिएटिव था वो किसने शुरू किया था, एसकैप यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर साउथ एंड पैसिफिक, साउथ एशिया फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इन्होंने इसको शुरू किया था। एशिया एंड पैसिफिक याद रखिएगा। दिसंबर 1974 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। रीजन्स जो थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी मैनेज करने में चीज़ों को, तो क्लियरिंग यूनियन बनाई गई। मल्टीलेटरल पेमेंट अरेंजमेंट है ये, इसमें मल्टीलेटरल क्लियरिंग सर्विसेज भी रहती हैं जो कि मेंबर कंट्रीज़ के लिए उपलब्ध रहती हैं। कौन कौन एशियन क्लियरिंग यूनियन के मेंबर्स हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। क्या रीज़न है क्लियरिंग यूनियन बनाने का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है जो कंट्रीज़ के बीच में होता है वो बहुत इजी हो जाता है, ट्रेड जो है वो लिबरलाइज हो जाता है, स्केल इकोनॉमीज़ जो होती है वो अच्छे से एक्सप्लॉइट हो पाती है, मतलब उससे ज़्यादा फ़ायदा जनरेट हो पाता है। साथ ही साथ एक एडजस्टमेंट प्रोसेस प्रमोट होता है जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है। जो भी मर्जर्स होते हैं या सर्विलांस इश्यूज़ होते हैं या कोई फ्रॉड्स होते हैं तो उनको ईजिली टैकल किया जा सकता है। जो रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन का जो बेसिक ग्राउंड है वो प्रिपेयर होने में हेल्प मिलती है। ये एक तरह से ये प्रैक्टिस मैच है इस तरह से, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस chapter. I hope you like this session. Do like, share, subscribe and give us a genuine feedback. Thank you so much for your valuable time.